नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की हिंदी की टेक्स्ट बुक की जो पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, उस कविता के प्रश्नोत्तर को मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं जो कि कविता से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से मनुष्य या जीव जंतु को आज़ादी प्यारी होती है, उसी तरह से पक्षी को भी आज़ादी प्यारी रहती है। और जाहिर सी बात है, पिंजरा उनके लिए जेल का काम करता है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना, कड़वी निबौरी खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि आपने पढ़ा था कि ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो जो चौथा पैराग्राफ है और जो पांचवा पैराग्राफ है, उसमें इसका आंसर छिपा हुआ है। इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबौरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करिए। भाव स्पष्ट कीजिए में आपको क्या करना पड़ता है कि सामान्य अर्थ से थोड़ा सा जो छिपा हुआ अर्थ है, कवि कुल मिलाकर के क्या कहना चाह रहा है, उन बातों को भी आप स्पष्ट करेंगे। और भाव स्पष्ट करने के लिए पंक्ति दी गई है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब जो पक्षियों के भीतर जो अरमान है, उस पांचवें पैराग्राफ के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसी पैराग्राफ के छठवें पैराग्राफ की दो पंक्तियां ली गई हैं और इसका अर्थ क्या होगा और इसका जो भाव छिपा हुआ है उसको भी हमें स्पष्ट करना है। तो उत्तर होगा, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, होड़ यानी प्रतियोगिता हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता, या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, या फिर मेरी मृत्यु हो जाती। अब हम कविता से आगे के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। कविता से आगे के अंदर जो एक्सरसाइज आती है वो कविता से हूबहू रिलेटेड नहीं होती, थोड़ा डिफरेंट होती है, थोड़ा आगे तक की कल्पनाओं पर जोर देना पड़ता है। तो चलिए कविता से आगे की बातें क्या हैं। पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। एक क वाला प्रश्न है। ख वाला है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो पहला जो क वाला प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, हमारे दृष्टिकोण से, ये मैंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है, बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपनी बातें इसमें डाल सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विचरण करने देना चाहिए। विचरण का मतलब है स्वतंत्र रूप से घूमने देना चाहिए, उड़ने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। ख वाला प्रश्न जो मैंने बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, फिर उसका उत्तर बोलूँगा। क्या आपने या आपकी जानकारी में कभी किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप
यहाँ पर विद्यार्थी अपने अगल बगल कोई अगर पड़ोसी है या कोई उनका रिश्तेदार है जहाँ पर किसी ने कभी कोई पक्षी पाला हो और उसको उन्होंने देखा हो और देखा हो कि वे लोग उसकी देखरेख कैसे करते हैं, तो उस अनुभव के आधार पर विद्यार्थी इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने अपना अनुभव यहाँ पर लिखा है। हमारे एक मित्र ने तोता पाला था। उसने उसे बाजार से खरीदा था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पीने के लिए पानी तथा खाने के लिए अनाज दिया जाता था। इसके अलावा तोते को अमरूद फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा दोस्त घंटों उस तोते से बातें करता था और उसे लेकर पार्क में भी जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। वह लोगों की बातों को सुनकर दोहराता भी था। आपने भी देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा और रियल में भी देखा होगा कि तोते बातों को दोहराते हैं। जब मैं अपने दोस्त के घर जाता था तो वह तोता मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु यानी जबकि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको सोच करके लिखना है कि पक्षियों को जब पिंजरे में बंद करने से हम सिर्फ उनकी आज़ादी को ही नहीं रोकते हैं, बल्कि कहीं न कहीं पर्यावरण यानी कि जो हमारी प्रकृति है उसका भी नुकसान करते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये किस तरह से पहुंचाते हैं, इसके कई कारण हैं, कई चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उत्तर में हम देखेंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी आदत क्या है, उड़ना। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए मनुष्य एवं पशु दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। पक्षियों को कैदी बना लेने से उनकी उड़ने की आज़ादी समाप्त हो जाती है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य रखना या रहना आवश्यक है। वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं। पर्यावरण में पक्षियों का अपना विशेष महत्व होता है। अब हम आएंगे अनुमान और कल्पना पर। यहाँ पर पूरी तरह से विद्यार्थी प्रश्नों को पढ़ेंगे और अपना अनुमान और अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी विद्यार्थियों को कक्षा में करने के लिए दी गई है। पहला है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली यानी जीवन जीने का तरीका और शहरीकरण, मतलब जो नए नए शहर बन रहे हैं, शहरों का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? तो क्या ये जो जीवन शैली मनुष्य की बदल रही है और नई जीवन शैली मनुष्य अपनाता जा रहा है और शहरीकरण जो होता जा रहा है, नए नए शहर बस रहे हैं, शहरों का बड़ विकास हो रहा है, शहर और बड़े होते जा रहे हैं, ये सब सारी योजनाएं जो बन रही हैं ये पक्षियों के लिए घातक हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? उस पर अपना विचार देना है। और प्रश्न का अगला भाग है कि पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी जब पक्षी नहीं रहेंगे, पक्षियों से रहित का मतलब है बिना पक्षियों के वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर यानी दिए गए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट कॉम्पिटिशन का आयोजन कीजिए। तो कक्षा में आप डिबेट कंपटीशन का, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। और वो वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ ट्रिक दे देता हूँ। इस उत्तर के माध्यम से आप इन उत्तर में दी गई बातों को ध्यान में रख करके वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? तो मेरा उत्तर है हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली
और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए सभी दृष्टिकोण से घातक हैं। अंधाधुंध शहरीकरण के कारण पक्षी प्रकृति से समाप्त होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय समाप्त हुआ है। कल कारखानों के खुलने से वातावरण का प्रदूषण बढ़ गया है। इस कारण पक्षियों का आसमान में उड़ना भी कठिन हो गया है, क्योंकि उनका आश्रय समाप्त होने के साथ साथ पेड़ों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने की चीज़ें हैं, फल फूल आदि, उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों के पलायन यानी पक्षियों के एक स्थान से चले जाने का सबसे बड़ा खतरा अनाज में कमी होने का है। पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, इससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी। अतः आवश्यक है कि मनुष्य जागरूक हो जाए और पक्षियों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करे, यानी प्लांटेशन करे। पक्षियों के लिए जलाशय मतलब तालाब के साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण कराया जाए। पक्षियों को पिंजरे में बंदी बना करके नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, इसको लिखना है। तो उत्तर है हमारा, मेरा अपना दृष्टिकोण रखा है, आप अपनी कल्पना से, अनुमान से, मेरी दी गई बातों का सहारा लेकर के अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम संभवतः प्रयास तो यह करेंगे कि घोंसले को छोड़ा न जाए और उस पक्षी के बाहर आने जाने का स्थान भी खुला रहे। लेकिन यदि ऐसा न हो पाए तो हम घोंसले को सावधानीपूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे, जहां उस पक्षी की नज़र पड़ सके। हम कहीं ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहां उस पक्षी की नज़र न पड़े और घोंसले में दिया गया अंडा खराब हो जाए। तो चलिए अब हम आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में उस तरह की एक्सरसाइज दी जाती है जो व्याकरण से संबंधित होती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो स्वर्ण श्रृंखला में जो स्वर्ण रेखांकित किया गया है स्वर्ण शब्द को, और लाल किरण सी में लाल शब्द को रेखांकित किया गया है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखना है। तो कविता में देख लीजिए, आपको दिया है कनक तीलियों से टकराकर, तो कनक तीलियां हो जाएगा। कटुक निबौरी, ठीक है, कटुक निबौरी उसमें दिया है। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से, तो जो कटुक निबौरी आया है उसमें भी देखिए गुणवाचक विशेषण है। तारक अनार के दाने लिखा गया, चुगते तारक अनार के दाने, तो तारक अनार, कटुक निबौरी, कनक तीलियाँ ये जो हैं वहाँ गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए कनक तीलियों में जो कनक शब्द है वो तीलियों की विशेषता बता रहा है। क्यों तीलियों की विशेषता बता रहा है? क्योंकि कनक का मतलब होता है सोना, तो सोने की तीलियाँ, ठीक है। अब ये तीलियों का गुण बता रहा है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार होता है जिसमें विशेषण शब्द संज्ञा शब्द के गुण बताते हैं। तो यहाँ देखिए तीलियाँ, निबौरी और अनार ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञाएं हैं। और कनक जो है संज्ञा तो है, कनक का मतलब सोना, सोना संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है? गुणवाचक विशेषण का काम कर रहा है। कटुक, कटुक मतलब कड़वी। अब कड़वा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए तारक जो शब्द है, तारक का मतलब होता है तारी, ये संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण का काम कर रहा है। आगे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे। तो देखिए भूखे प्यासे जो लिखा है उसमें बीच में एक योजक चिन्ह लगा, एक माइनस मार्क की तरह से निशान होता है वो लगा है। उसका मतलब होता है, उस चिन्ह को हम योजक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ यह योजक चिन्ह होगा और कहाँ कहाँ सामासिक शब्द होगा वो मैं आपको बताऊंगा। भूखे प्यासे। अब इसी प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज करके आपको लिखना है अपने मन से, अनुमान और कल्पना के आधार पर। अब देखिए भूखे प्यासे जो शब्द है, ये दोनों शब्द जो हैं वो
एक साथ जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द हैं और दोनों शब्द प्रधान है। प्रधान का मतलब दोनों शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और ना तो इसमें किसी एक शब्द को विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो जब इस तरह के शब्द एक साथ जोड़े में लिखे जाते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। अब देखिए, भूखे और प्यासे दो शब्द है लेकिन दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना रहे हैं, भूखे प्यासे। ठीक है, तो इस तरह के शब्द हम कुछ ढूंढ करके लिख सकते हैं, जैसे सुख दुख है, दिन रात है, सुबह शाम है, अन्न जल है, अपना पराया है, अमीर गरीब है, तन मन है, दूध दही है, खट्टा मीठा है, पाप पुण्य है। अब इन शब्दों को आप योजक चिन्ह हटा करके, वो सामासिक शब्द हटाकर, सामासिक चिन्ह हटा करके आप वहाँ पे और लगा सकते हैं। जैसे सुख दुख के बीच में जो वो सामासिक चिन्ह लगा है उसको हटा करके आप वहाँ पर और लगा दीजिए, तो हो जाएगा सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, सुबह और शाम, अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, तन और मन, दूध दही, दूध और दही, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरह से आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये सामासिक चिन्ह और सर ने जो बोला, मैंने जो बोला योजक चिन्ह, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, योजक चिन्ह सामासिक चिन्ह तब कहा जाएगा जब वो किसी दो सामासिक शब्दों के बीच में लगाया जा रहा हो और दोनों अपना पूर्ण अर्थ रखते हों। कभी कभी यही चिन्ह योजक चिन्ह बोला जाएगा कब, जब एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाए, जैसे छोटे छोटे, बड़े बड़े, मोटे मोटे, लंबे लंबे, ठीक है, अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर। तो जब एक ही शब्द रिपीट किया जाता है दो बार तो वहाँ पर भी बीच में इस तरह का निशान आप पाते हैं, लेकिन वहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होता। द्वंद्व समास हमेशा विपरीत शब्दों के बीच में भी पाया जाता है, साथ ही साथ जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्दों के बीच में भी पाया जाता है। जैसे राजा रानी, पाप और पुण्य, देखिए एक दूसरे का उल्टा शब्द है, पाप पुण्य अपोजिट वर्ड है, पाप और पुण्य, लेकिन दोनों के बीच में लगा है ये निशान और दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। खट्टा मीठा, दोनों अलग अर्थ हैं। दूध दही बिल्कुल अलग अर्थ रखने वाले हैं दोनों। तन और मन, ठीक है। अमीर गरीब अपोजिट वर्ड हैं। अपना पराया अपोजिट वर्ड हैं। सुबह शाम अपोजिट वर्ड हैं। दिन रात अपोजिट वर्ड हैं। सुख दुख अपोजिट वर्ड हैं। तो मैं समझता हूँ मित्रों, मेरे बच्चों की आपको आज की जो एक्सरसाइज है हम पंछी उन्मुक्त गगन की अच्छी तरह समझ में आई होगी, प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और ढेर सारे लेसन से संबंधित एक्सप्लेनेशन और उनकी एक्सरसाइजेज लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।